हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम लेके आए आपके लिए वाक्य के बारे में। देखिए, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, शब्द पढ़ा, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या देखा था, वर्ण देखा था। दोस्तों देखिए, कई वर्ण मिलकर के क्या बनते हैं, शब्द। तो हमने शब्द के बारे में देखा, शब्द में बहुत सी चीज़ें हमने देखी, जैसे यौगिक, योग गुण, है ना, और उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो भी हैं, विकारी या विकारी शब्द। उसके बाद देखिए, और कई शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, कई शब्द मिलकर क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। दोस्तों तो देखिए, हमने क्या चीज़ें सीखी। पहले वर्ण क्या होती है, भाषा सबसे छोटी इकाई होती है, और सबसे बड़ी इकाई भाषा क्या होती है, वाक्य। तो हम वाक्य खत्म करेंगे दोस्तों। इसके बाद आपकी जो भाषा संबंधी ये आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों तो देखिए, हम वाक्य के बारे में देखेंगे आज वाले वीडियो में। दोस्तों तो उसके पहले हम बता दें, अगर इसके पहले के वीडियो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो संपूर्ण हिंदी में आप एक क्रम से देख सकते हैं। तो किस तरह से आप देख सकते हैं तो आपको बता देते हैं थोड़ी देर में। देखिए, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे आपको इस तरह से मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए अगर जाना चाहते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट के लिए, हिंदी टेस्ट सीरीज के लिए, और यूपीएसआई प्रीवियस पेपर। उसके अलावा मूल विधि, ठीक है, ये मूल विधि के लिए है। और देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर जाइए, आप एक क्रम से हमने वीडियो लगा के हिंदी की, और शुरुआत से संपूर्ण हिंदी दोस्तों पढ़ाएंगे। ठीक, तो आप यहाँ पर जाइए और देखिए, कम से कम 65 वीडियो हम डाल चुके हैं, और इसके बाद ये प्लस होते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, वाक्य। देखिए, वाक्य होता क्या है, पहले समझिए दोस्तों, वाक्य होता क्या है, वाक्य कैसे बनता है वो समझाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं वर्ण बनता है। वर्ण क्या होता है, देखिए, जैसे वर्ण होता है, फिर वर्ण से क्या बनता है, कई वर्ण मिलाकर शब्द बन जाते हैं, और कई शब्दों को मिलाकर के एक वाक्य बनता है दोस्तों। ठीक, वाक्य बनता है। देखिए, वर्ण का जैसे हमने छोटा से अनार से लेकर के ज्ञा से ज्ञानी तक ये वर्ण होते हैं। अब शब्द क्या होगा, जैसे हमने कई सारे वर्ण जोड़, जैसे राम लिखना, तो राम क्या होगा, एक राम का शब्द होगा। इसमें कई वर्ण मिले, जैसे राम मिला है। ठीक, क्या क्या मिला राम में, देखिए राम में क्या क्या वर्ण मिले हैं, ये क्या राम का शब्द है। अब राम में क्या क्या वर्ण मिले, तो एक देखिए रा लगा है, फिर छोटा बड़ा आ लगा है, फिर क्या लगा है, माँ लगा है, और फिर क्या है, छोटा आ लगा। तो राम 4 वर्डों से मिलकर बना दोस्तों। ठीक, तो ये क्या होगा, शब्द बन गया एक। अब देखिए, कई शब्द मिलकर क्या बन जाएंगे, एक वाक्य बन जाएगा। जैसे कहते हैं, राम घर जाता है, राम घर जाता है दोस्तों, तो ये क्या होगा, इसमें कई सारे वर्ण मिला रखे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, एक वाक्य हो जाएगा दोस्तों। जहां पर किसी चीज का भाव या फिर कोई अर्थ मिलने लगे दोस्तों, वही क्या है, आपका एक वाक्य हो जाएगा दोस्तों। देखिए, सार्थक शब्दों के सुव्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। देखिए, वाक्य तो कहते हैं, देखिए शब्द मिल जाएंगे, कई सारे वाक्य बन जाएगा, मगर उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो वाक्य होगा दोस्तों, नहीं वाक्य नहीं हो। जैसे कह दिया गया, घर है जाता राम, घर है जाता राम दोस्तों, तो ये क्या वाक्य है, नहीं है भैया, ये वाक्य थोड़ी ना है। देखिए, हमने क्या बोला, सार्थक शब्दों के सुव्यवस्थित समूह को, मतलब अगर इसका अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, मतलब अर्थ प्रकट होना चाहिए। कोई घर जाता है, घर है, राम जाता, जाता राम, ये गलत है ना भैया। एक सिक्वल सेंटेंस में होना चाहिए जिसका कोई अर्थ अच्छे से निकले दोस्तों, एक सही सेंटेंस होना चाहिए, तभी उसको हम वाक्य बोलेंगे, अन्यथा नहीं। क्या होना चाहिए, राम घर जाता दोस्तों ना, जैसे राम घर जाता है दोस्तों, तो ये क्या होगा, हमारा एक वाक्य होगा दोस्तों। देखिए, इस वाक्य में कितने शब्द हैं, अगर हम इस वाक्य में कितने शब्दों से मिलकर बना, तो एक वाक्य हो गया राम, दूसरा हो गया घर, तीसरा हो गया जाता, और चौथा हो गया है। तो 4 वाक्यों को, 4 शब्दों को मिला करके एक वाक्य बना दोस्तों। ऐसा नहीं केवल 4 ही से बनता, कितना भी बड़ा शब्द हो सकता है, कितने बड़े, बहुत सारे शब्द मिलाकर के एक वाक्य बन सकता है दोस्तों। तो ये चीजें हैं, ठीक है, तो समझिएगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, वाक्य भाषा या व्याकरण का सबसे बड़ा अंग होता है। बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए, सबसे छोटा अंग हमने पढ़ा था, वर्ण होता है, वर्ण वाला हमने पढ़ा था, वर्ण के बारे में बताया था। अब देखिए, सबसे बड़ा वर्ण अगर पूछ लेगा, सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो आपको क्या बताना है दोस्तों, वाक्य होगा दोस्तों। सबसे बड़ा अंग क्या होगा, वाक्य होगा। अब देखिए, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो एक ही इकाई होती है। भाव या भावार्थ के हिसाब से कौन सा होता है, वर्ण होता है। देखिए दोस्तों, भावार्थ किसका निकलेगा, जो एक वाक्य होगा। अब थोड़ी राम को कोई भावार्थ थोड़ी निकलेगा, राम घर जाता है, इसका भावार्थ निकल सकता है दोस्तों। तो इसीलिए क्या कहते हैं, अगर पूछ ले भाव या भावार्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं अंग शब्द के, भाषा के, तो केवल एक ही होता दोस्तों, और वो कौन सा है, आपका केवल और केवल वाक्य दोस्तों। ठीक, तो समझिएगा, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, हिंदी भाषा के 3 अंग होते हैं, जिसके बारे में हमने पहले बता दिया। देखिए, वर्ण होता है, वर्ण क्या होता है कि आ से लेकर के ज्ञा तक होता है दोस्तों, है ना। आ छोटा सा नाम से लेकर ज्ञा तक, इसको 2 भागों में बांटते हैं ना, शब्द, व्यंजन और स्वर में दोस्तों। शब्द क्या होते हैं, शब्द के बारे में हमने कई सारे चीजों में बता दिया, है ना, कि रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, है ना, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, संकर शब्द, फिर उसके बाद अविकारी और विकारी। जैसे विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्माद बोधक और
निपात, ये सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी, वो हमने प्रीवियस वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं, है ना, संपूर्ण हिंदी में जाकर। उसके बाद अब हमारी बारी आती है वाक्य की दोस्तों। तो वाक्य के बारे में ऐसा पढ़ेंगे दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं वाक्य बनने के अनिवार्य तथ्य क्या होता है, किस तरीके से एक सही वाक्य आप बना सकते हैं। देखिए वाक्य तो आप बना सकते हैं, मगर सही कैसे बनाएंगे दोस्तों, इस चीज का हम बताने जा रहे हैं। पहला देखिए, पहला क्या हो सकता है अनिवार्य तथ्य, सार्थकता। ठीक, सार्थकता क्या होता है, सार्थकता अर्थ का सार्थक होना, मतलब कोई ना कोई आप चीज कहो तो उसका कोई अर्थ निकले दोस्तों। जैसे जाता है घर, अब जाता है घर का मतलब कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अब आपने कहा राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो इसका अर्थ निकलेगा कि हाँ ये क्या कह रहा, कोई नाम राम नाम का व्यक्ति है दोस्तों, वो घर जा रहा ना, तो इसलिए मतलब सार्थकता होना चाहिए। अब ऐसे थोड़ी घर जाता है तो आपके घर राम जाता है राम कहीं, तो इस तरह से थोड़ी सेंटेंस बनेगा दोस्तों। सार्थकता, सार्थक होना चाहिए, उसका कोई अर्थ, सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, सार्थक शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए ऐसा थोड़ी कह दो कि राम घर पीता है, तो ऐसा थोड़ी, तो कोई सार्थक होना चाहिए ना भैया कि ये चीज़ें आपकी, जैसे राम घर पिएगा थोड़ी ना, तो सार्थक होना चाहिए, कोई सार्थक शब्द इस्तेमाल होना चाहिए। तो पहली चीज़ क्या, सार्थकता। दूसरा योग्यता दोस्तों, क्या योग्यता, योग्यता क्या होता है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे आप कह दो कि चाय, राम ने चाय खाई, तो राम ने चाय खाई दोस्तों, तो ऐसा थोड़ी कर सकते चाय खाई। अब भैया इसकी योग्यता क्या है, चाय की योग्यता क्या है, वो खाया नहीं पिया जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो ये वाक्य नहीं होगा। आप कह दो कि राम ने चाय खाई, तो ये वाक्य थोड़ी ना होगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। राम ने चाय पिया, तो योग्यता होनी चाहिए उसके हिसाब से, ठीक। अब दूसरी चीज आकांक्षा, ठीक, आकांक्षा क्या होती है, एक कुछ चीजें जानने की इच्छापन। मान लिया आपको कुछ लगेगा ये अधूरा सा लग रहा है, जैसे कह दिया कि आपसे कुछ कहा गया कि पत्र लिखता है, मान लिया आपसे कह देगा पत्र लिखता है, तो दोस्तों आपके अंदर कहीं ना कहीं एक आकांक्षा जगेगी कि कौन लिखता है, ठीक, कौन लिखता है। तो देखिए अभी तो हमें ये शब्द तो है दोस्तों, वाक्य तो है, मगर यहाँ कुछ हमें आकांक्षा लग रहा है। अगर कोई चीज यहाँ पे अगर सही से फिट कर दी जाए तो और अच्छा शब्द और अच्छा वाक्य बन सकता है दोस्तों, और अच्छा वाक्य बन सकता है। तो यहाँ पे क्या, जैसे कह दिया राम पत्र लिखता, तो बिल्कुल अच्छा लगेगा दोस्तों। तो वही चीज आकांक्षा होती है, आपके अंदर जानने की इच्छा होती है कि कौन इस अधूरेपन को कौन पूरा कर सकता दोस्तों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आकांक्षा बोलेंगे। चौथा क्या है, निकटता दोस्तों, निकटता। देखिए निकटता क्या होता है, देखिए बोलते तथा लिखते समय जो शब्द वाक्य होते हैं, वाक्यों के शब्दों में परस्पर निकटता होना चाहिए, ठीक। देखिए ऐसा नहीं कि मान लिया आपको एक पेज दे जाएगा दोस्तों, ठीक है, अब कहा गया ये इतना बड़ा पेज है, आपसे कहा गया क्या कि इसमें कुछ लिख दो, राम घर जाता है लिख दो, तो आप कैसे लिखेंगे, राम घर जाता है, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये क्या होगा, आपका निकटता होगा, मतलब आपने सही ढंग से सही उचित दूरी दे के लिख दिया। अब ऐसा नहीं कि भैया इतना बड़ा पेज दिया गया, आपसे कहा भैया राम घर जाता है, आपने लिख दिया राम घर जाता है, पूरे पेपर में इतना लिख दिया, तो ये वाक्य नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए कहा गया निकटता होना चाहिए, एक सही ढंग से निकटता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, तो ये चीज है निकटता। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं पॉइंट का, पदक्रम दोस्तों। पदक्रम, देखिए जैसे कि आप कोई चीज समझते हैं तो वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, ठीक है, पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। जैसे बाजार था राम जाता, ठीक, आपसे कह देगा बाजार था राम जाता है ना, ऐसे कह देगा बाजार था राम जाता। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि पद, जो ये पद होते हैं, देखिए पद इन्हीं को बोलते हैं। शब्द को जब देखिए, जब शब्द जो है वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो उन शब्दों को हम पद बोल देते हैं, ठीक। तो इन पदों का क्रम सही से है, नहीं सही से है दोस्तों, इन पदों का क्रम सही नहीं है। हमें क्या कहना था, राम बाजार जाता था, तो 1 2 3 4। अब देखिए इनको सही पद से लगाना है कि जिससे हमें एक अच्छा सा सेंटेंस मिल जाए, ठीक दोस्तों। राम बाजार जाता था राम, तो इसको क्या, राम बाजार जाता था, तो ये क्या हो गया दोस्तों, पदक्रम हो गया, क्या हो गया, पदक्रम हो गया दोस्तों, ठीक। अब लास्ट है अन्वय। अन्वय क्या होता है दोस्तों कि लिंग वचन कारक, देखिए अन्वय का अर्थ क्या होता है, मेल करना, ठीक। तो किसी भी सेंटेंस का लिंग वचन कारक पुरुष काल के आधार पे उसका ठीक से मेल होना, वही क्या होता है, अन्वय हो जाता है दोस्तों। समझिएगा, जैसे हमने कहा कि सीता खेल रहा है, खेल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर अन्वय नहीं बैठ रहा। क्यों नहीं बैठा, क्योंकि हम सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसके साथ में हम क्रिया को भी स्त्रीलिंग बनाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें अन्वय की दिक्कत दोस्तों, इसमें रहा नहीं रही होना चाहिए, सीता खेल रही है दोस्तों। तो ये हो गए इसके कुछ
अनिवार्य तत्व दोस्तों। समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए अब ये समझ गए, तो अब आगे चलते हैं, हम इसके अंग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है दोस्तों। कई बार पूछा गया कि वाक्य के कितने अंग होते, तो आपको 2 बताने, बहुत बार पूछा गया, आपको कहीं ना कहीं आपको फिर से देखने को मिलेगा। ये चीज आप IMP वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों कि वाक्य कितने अंग होते हैं, 2, उद्देश्य और विधेय। समझिएगा उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, वो हम आपको समझा रहे हैं दोस्तों, समझ लीजिए। ठीक, पहला देखिए उद्देश्य के बारे में देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता का उद्देश्य कहते हैं। देखिए कर्ता जो होता है, जो काम करने वाला होता है, वही उद्देश्य होता है दोस्तों। ये समझ लीजिए कि कर्ता क्या होगा, वो उद्देश्य होगा। और कर्ता के साथ साथ कर्ता के जो विस्तारक होते हैं वो भी उद्देश्य के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए जैसे कहा गया कि राम खेलता है, अब समझिएगा राम खेलता है, तो इसमें पूछने उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो देखिए हमने कहा बोला जो कर्ता होगा, कर्ता कौन है, राम है। समझ रहे हैं, कर्ता क्या है, राम है भैया। जो आपका संज्ञा होगा वह सर्वनाम होगा, वही क्या होता है, कर्ता होता है दोस्तों। ये चीज समझ सकते हैं थोड़ा सा, है ना, अच्छे तरीके से। तो राम क्या है, यही क्या है आपका उद्देश्य दोस्तों। ठीक, यही करता है, तो इसलिए ये क्या होगा, उद्देश्य होगा। ठीक दोस्तों, तो ये चीजें देखिए जैसे राम का दोस्त श्याम क्रिकेट खेलता है। अब देखिए यहाँ पर राम का दोस्त श्याम क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे देखिए श्याम क्या है, करता है। ठीक, श्याम क्या है, करता है, मगर जो राम का दोस्त, श्याम का विस्तारक क्या है, राम का दोस्त। ठीक, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा उद्देश्य होगा दोस्तों। ये पूरा राम का दोस्त श्याम, ये पूरा उद्देश्य होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या होता है, उद्देश्य। कर्ता वाले क्या होते हैं, कर्ता और कर्ता के साथ साथ उसके विस्तारक जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, विधेय क्या होता है दोस्तों। तो देखिए विधेय के बारे में कहा गया कथन, ठीक, उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन क्या होता है, विधेय कहलाता है। जैसे उद्देश्य के बारे में, जैसे हमने कहा था राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता, तो राम क्या हो गया था दोस्तों, उद्देश्य हो गया था। अब राम के बारे में क्या कहा जाए, क्रिकेट खेलता, तो क्रिकेट खेलना क्या होगा, वो आपका विधेय हो जाएगा दोस्तों। तो ये कह सकते हैं कर्म को हम विधेय कहते हैं। ठीक, कर्म को, जो कर्म किया था उसको हम विधेय कहते हैं। अब देखिए इसमें कर्म के साथ साथ क्या कहा, इसमें कर्म का विस्तारक, क्रिया विशेषण, सहायक क्रिया को भी शामिल कर लिया जाता है। अर्थात हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं कि कर्ता और उसके विस्तारक को छोड़ करके पूरा वाक्य क्या होता है, विधेय हो जाता है। मतलब कर्ता को छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, पूरा वाक्य जो भी बचेगा वो क्या होगा, आपका विधेय हो जाएगा दोस्तों ना। कर्ता को हम उद्देश्य बोलते हैं, अगर उद्देश्य को हम छोड़ दें तो पूरा का पूरा वाक्य क्या बनेगा, विधेय बच जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे कि क्या कह रहा है कि देखिए अब देखिए पूरा समझ में, जैसे ये एक सेंटेंस दिया गया, राम का मित्र घनश्याम ऐतिहासिक पुस्तकें कम पढ़ता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका ऐतिहासिक पुस्तकें कम पढ़ता है, तो यहाँ से हमारा शुरू हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका विधेय हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ये विधेय हो जाएगा और ये सब क्या है, पूरा ये उद्देश्य है दोस्तों। क्या है, ये उद्देश्य है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, करता है दोस्तों, और ये क्या है, इसमें कर्म क्या है, पढ़ना, ये क्या है, देखिए ये क्रिया हो गया, ये क्रिया विशेषण क्या होगा, कम हो गया, है ना। क्रिया क्या है, करता क्या है, क्रिया हो गया दोस्तों, पढ़ता क्या होगा, क्रिया हो गया, और कम क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। और ये देखिए ये पुस्तक, ये कर्म है ना, और कैसी पुस्तक कौन सी, ऐतिहासिक है, तो देखिए उसकी जो विशेषता है, तो ये सब क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या विधेय हो जाएगा दोस्तों, और ये उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए हमने इसलिए बता दिया क्योंकि आप जब वाक्य पढ़ेंगे, साधारण वाक्य, तो उसमें कर्ता और उसमें विधेय और उद्देश्य की ही बात की जाएगी दोस्तों, इसीलिए हमने पहले से ही इसके अंग बता दिए दोस्तों। अब देखिए इनके प्रकार देखते हैं, प्रकार या भेद। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं, प्रकार के, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा था दोस्तों। तो हम आपको बता दें, वाक्य को हम निम्नलिखित 2 तरीकों से विभाजित कर सकते हैं। पहला है रचना या प्रयोग के आधार पर उनके भेद। रचना और प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद, कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो देखिए रचना के आधार पर या प्रयोग के आधार पर, ज्यादातर ये पूछा था दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो कितने भेद होते हैं, 3 भेद। कितने, 3 भागों में इनको बांटते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य दोस्तों। ठीक, दूसरा किस तरह से बांट देते हैं हम, अर्थ के आधार पर इनको हम 8 भागों में बांटते हैं। तो अगर पूछे अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं दोस्तों, तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, 8 भेद हैं दोस्तों। कौन कौन से हम देखते हैं, विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा इच्छावाचक, छठा क्या है, संदेहवाचक, और फिर इसके बाद 7वां और 8वां देखते हैं। 7वां क्या है, विस्मयवाचक वाक्य, और 8वां क्या है, संकेतवाचक वाक्य। तो हमने टोटल 8 इसके देख लिए हैं। ठीक, देखिए अर्थ के आधार पे 8 हैं और रचना या प्रयोग के आधार पे कितने हैं, 3 हैं दोस्तों। तो इनके बारे में हम विस्तृत से देखेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए आप करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जाइए हमारे चैनल पर जाकर के बहुत सी चीजें, जैसे दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व कराया, यहाँ पे यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर, हिंदी का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर और मूल विधि की क्लासें मिल जाएंगी। इसके अलावा देखिए दोस्तों संपूर्ण हिंदी आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर जरूर जाइए दोस्तों, एक बार हमारे कहने पर जाइए और शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, आप अपने नोट्स बनाइए, जिससे कि आपके आने वाले कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, किसी में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली, खास करके हिंदी में दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।
अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना।